दोस्तों नमस्कार। एग्जाम का अंकश चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। कैसे हैं आप लोग? मजे में ना? तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपना वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया है। उसकी एक वीडियो मैंने डाल भी दी है यूट्यूब पे, आप वहां जाके उसे देख भी सकते हैं। आपको सिर्फ इतना बताना है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जो छात्र, उनके लिए एक अच्छी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यह माना है कि उसके पास जीडीसी की वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है, लेकिन कुछ नियम कानूनों में परिवर्तन किया है लोक सेवा आयोग ने, जिसे अभी तक सरकार की अनुमति नहीं मिली है। और जैसे ही अनुमति मिल जाएगी वो वैकेंसी तुरंत आपके समक्ष होगी और उसकी परीक्षा की तिथियों की घोषणा भी कर दी जाएगी। ठीक है, हम मान के चलते हैं कि फरवरी में वैकेंसी आपके सामने होगी। ठीक है, साथ ही एलटी और जीआईसी प्रवक्ता की वैकेंसी भी जल्द ही आ जाएगी। ठीक है, उसकी भी घोषणा उसके कैलेंडर में की गई है, संभावित दिया गया है। ठीक है, लेकिन जीडीसी की वैकेंसी जो है उसको तो सीधे ही आयोग ने कहा है कि वो वैकेंसी है उसके पास और जल्दी ही उसकी घोषणा की जाएगी। ठीक है, तो आप जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सुनहरा अवसर है कि विषय को आप एक ही बार पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। हालांकि जीडीसी का जो सिलेबस है उसमें सब्जेक्ट में थोड़ा सा अंतर आता है, तो आप उस स्तर से अपने विषय को तैयार करिए। ठीक है, एक चीज और आपसे ये कहना है कि जो यूपीएचईएससी यानी हायर एजुकेशन कमीशन में जो जीएस पूछा जाता है और जीडीसी में जो जीएस पूछा जाता है, उन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। हायर एजुकेशन कमीशन का जो जीएस होता है वो उतना हार्ड नहीं होता, लेकिन जीडीसी वाला थोड़ा सा हार्ड होता है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, सचेत कर रहा हूँ कि अभी आपके पास समय है और इसी लगे हाथ जीएस को बहुत कंप्लीट पढ़ लीजिए। ठीक है, ताकि दोनों में से कोई ना कोई भर्ती आपके हाथ में लगी रहे। ठीक है, क्योंकि लोक सेवा आयोग या हायर एजुकेशन कमीशन का कोई भरोसा नहीं है कि अगली वैकेंसी कितने वर्षों बाद आए। इस महाकुंभ में ये भर्ती हो रही है, अगले महाकुंभ तक पता नहीं भर्ती आए ना आए, इसलिए आप अभी की जो परीक्षा आपके सामने है उसी को अंतिम परीक्षा मान के मेहनत करिए। ठीक है ना, ये डराने की बात नहीं है, मैं सिर्फ सचेत कर रहा हूँ, मेरा अनुभव जो है उसी को बता रहा हूँ। ठीक है, हर परीक्षा को आखिरी परीक्षा मान के दीजिए और ये मान के दीजिए कि हमारा सिलेक्शन इसी में होना चाहिए, आगे के लिए कुछ नहीं। ठीक है ना, तो मेहनत से पढ़िए और जीएस के प्रश्नों को ऐसे तैयार करिए कि जो आगामी परीक्षाएं हैं उसको भी आप बहुत दमदारी से क्वालिफाई करिए। ठीक है ना, तो आपको शुभकामनाएं हैं, मेहनत से पढ़िए। ठीक है, चलिए आज भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। अगर आपको इन तथ्यों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है ना, चलिए आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आर्थिक विकास। देखिए ये हमारे सिलेबस में है, इकोनॉमिक्स का पोर्शन। ठीक है ना, और उसी सिलेबस के हिसाब से ही हम प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का जो सिलेबस है उसके हिसाब से ही हम प्रश्नों को डिजाइन कर रहे हैं और उसी हिसाब से प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, आप किसी विषय की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ जीएस जनरल हिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे हैं, तो सामान्य जानकारी जीएस के बारे में ही पूछी जाती है, तो उतनी ही जानकारी रखिए। बहुत ज्यादा विद्वान बनने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ परीक्षा पास होने से जीएस से मतलब है। विद्वता आपकी आपके विषय में देखी जाएगी और उस विषय को इतना तैयार रखिए क्योंकि वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है आपको, तो उसमें आपको विद्वान होना आवश्यक है। ठीक है, जीएस के प्रश्नों को सामान्य तरीके से समझ लीजिए। जितना मैं डिस्क्रिप्टिव हो सकता है उतना बता देता हूं और एक प्रश्न से कितने प्रश्न आज तक आए हुए हैं सारे प्रश्नों की चर्चा मैं कर देता हूं। ठीक है, उससे ज्यादा की जरूरत मुझे नहीं लगता है। अगर आपकी इच्छा है तो आप पढ़ सकते हैं, स्वतंत्र है। ठीक है, अब चलिए जो पहला प्रश्न है वह है आर्थिक विकास सामान्यतया युग्मित होता है। युग्मित का मतलब क्या है? मतलब है जुड़ा रहता है। ठीक है, युग्मित से आशय क्या है? जुड़ा रहता है। आर्थिक विकास मुख्यतः जुड़ा रहता है। किसके साथ जुड़ा रहता है? तो ऑप्शन ए है अपस्फीति के साथ, ऑप्शन बी है स्फीति के साथ, ऑप्शन सी है स्टैगफ्लेशन के साथ और ऑप्शन डी है अतिस्फीति के साथ। तो आर्थिक विकास किससे जुड़ा रहता है? जल्दी से आप अपने आंसर बताइए। देखिए जब आर्थिक विकास होता है तो क्या होता है? आर्थिक विकास होता है तो आय बढ़ती है। ठीक है ना, क्या होता है? आर्थिक विकास होता है तो क्या होता है? आय बढ़ती है। ठीक है ना, आय बढ़ती है, जब जेब में पैसे आएंगे तो क्या होगा? वस्तुओं की डिमांड बढ़ती है। ठीक है ना, जब आय बढ़ती है, जब जेब में पैसे रहेंगे तो क्या होगा? वस्तुओं की डिमांड बढ़ेगी, आपकी भी भावनाएं जो है नई नई चीजों को खरीदने के लिए प्रेरित होंगी, तो वस्तुओं की मांग भी बढ़ जाती है। और जब आय में वृद्धि से वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है तो क्या सिचुएशन होती है? तब होती है स्फीति की सिचुएशन। स्फीति की सिचुएशन होती है और स्फीति को क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन कहते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा, सारा कमाल पैसे का ही बाबू। तो जब आय बढ़ जाती है तो वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है और वस्तुओं की जब मांग बढ़ती है तो इन्फ्लेशन की स्थिति, स्फीति की सिचुएशन उत्पन्न होती है। ठीक है ना, अब वास्तव में स्फीति क्या है इसकी चर्चा करते हैं कि स्फीति कहते किसे हैं। ठीक है, यहाँ कुछ चीजें मैं आपको समझा दूंगा, फिर आगे आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो स्फीति होती है वह क्या होती है? देखिए स्फीति क्या है? एक आर्थिक अवधारणा है और स्फीति में मुख्यतः क्या होता है? स्फीति में क्या होता है कि जब किसी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि जब किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, अर्थव्यवस्था ऐसे ही चलती है, वस्तुओं से और सेवाओं से।
ठीक है। तो जब किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में ठीक है, जब किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में सामान्य स्तर में निरंतर वृद्धि होती है। क्या होती है? जो कीमत होती है, कीमतों में सामान्य स्तर में निरंतर वृद्धि होती है। ठीक है, निरंतर वृद्धि होती है। ठीक है, तो यह क्या होती है? यह स्फीति की सिचुएशन होती है। इसे क्या कहते हैं? इसे स्फीति कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, स्फीति के बहुत मतलब उसके फायदे हैं, नुकसान है, उसके तमाम कारण हैं। ठीक है ना। अब इसमें एक सामान्य सी बात मैं आपको बता देता हूं कि इसमें समय के साथ स्फीति में क्या होता है, मुख्यतः स्फीति में होता है कि समय के साथ धन की क्रय शक्ति घट जाती है। ठीक है ना। समय के साथ जो है धन की क्रय शक्ति घट जाती है। क्रय शक्ति घट जाती है। ठीक है ना, घट जाती है। इससे क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ज्यादा पैसा देने पे आपको कम सामान मिलेगा। ठीक है ना, यही क्रय शक्ति होती है धन की। ठीक है। अभी आपने सुना होगा जिम्बाब्वे में क्या हुआ है कि वहां स्फीति इतनी ज्यादा है, मुद्रा स्फीति, कि वहां सोने के सिक्कों को चलाना पड़ा है। ठीक है, क्योंकि वहां जो धन की वैल्यू है वो बहुत घट गई, धन की क्रय शक्ति है वो बहुत घट गई है, इसलिए वहां बड़ी बड़ी मुद्राएं चलाई जा रही हैं और सोने की मुद्राएं चलाई जा रही हैं। ठीक है, तो समय के साथ स्फीति में क्या होता है कि धन की क्रय शक्ति, मतलब उसकी खरीदने की जो क्षमता है वो घट जाती है। ठीक है ना। और उससे क्या होता है कि उसी मात्रा में, जैसे मान लीजिए अभी 10 रुपए का कोई सामान मिल रहा है 100 ग्राम, अभी मान लीजिए 10 रुपए में कोई सामान्य सी बात मान लीजिए कि 10 रुपए में अभी कोई सामान मिल रहा है, 10 रुपए में दूध मिल रहा है, छोटा पैकेट। ठीक है, तो अगर 10 रुपए में दूध मिल रहा है कितना, 150 ml। ठीक है, 150 ml मिल रहा है, तब उस समय क्या होगा? उस समय 10 रुपए में जब स्फीति की सिचुएशन होती है तो 10 रुपए में यही दूध कितना मिलेगा? 10 रुपए में यही दूध मिलेगा 100 ml। ठीक है ना। तो इसकी क्या है? इसकी क्रय शक्ति क्षमता जो है, रुपए की जो क्रय शक्ति क्षमता है वह जो है कमजोर हो गई, कम हो गई। ठीक है ना। तो यही होती है स्फीति। और स्फीति जो है आर्थिक विकास के साथ जुड़ी रहती है। युग्मित रहने का मतलब क्या होता है? जुड़ा रहना। तो स्फीति किसके साथ जुड़ी रहती है? स्फीति आर्थिक विकास के साथ जुड़ी रहती है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, बी ऑप्शन सही होगा। आर्थिक विकास सामान्यतः किसके साथ जुड़ा रहता है? स्फीति के साथ जुड़ा रहता है। ठीक है ना, ये हो गई पूरी बात। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है दोस्तों, दूसरा प्रश्न शुरू करने से पहले जो पिछली हमने इकोनॉमिक्स की वीडियो बनाई थी उसमें हमने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे और आप लोगों में से बहुत से लोगों ने उसके जवाब भी दिए हैं। पहले उस प्रश्नों पे आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, पिछले वीडियो में जो मैंने प्रश्न पूछा था वह पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, मैंने क्या पूछा था? जो पहला प्रश्न क्विज का था वो क्या था? प्रत्यक्ष कर के बारे में पूछा था और उसमें ऑप्शन दिया था निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है। तो उसमें जो ऑप्शन दिया था वो था उत्पादन कर, चुंगी कर और बिक्री कर तथा आयकर। ठीक है ना, तो प्रत्यक्ष कर उसमें कौन था? वह था आयकर। ठीक है ना, आयकर प्रत्यक्ष कर था। और प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं? जिस पर कराधान और करापात एक ही सेम ही व्यक्ति पे पड़ता हो उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। मतलब जिस पे टैक्स लगाया जाए उसी को भरना पड़ता है, उसे कहते हैं प्रत्यक्ष कर। और आयकर प्रत्यक्ष कर था। ठीक है ना। और दूसरा प्रश्न हमने उस समय पूछा था आपसे पिछली वीडियो में, वह पूछा था केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत मैंने पूछी थी कि कब हुई थी। तो केसीसी की शुरुआत हुई थी, आपको पता है कि 1998-99 में केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत हुई थी। ठीक है, बहुत से लोगों ने आप में से जिसने सही आंसर दिया है उन सबको बहुत बहुत बधाई। जिसने आंसर नहीं दिया है वो कोशिश करे कि अगली बार जो प्रश्न उनके सामने आए उनके प्रश्नों के जवाब देने का प्रयास करें, और यह सर्वथा उनके लिए हितकारी ही है। ठीक है ना। अब चलिए आज के जो क्विज का प्रश्न है उसको पूछ लेते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछते हैं हम क्विज में, और इन प्रश्नों को आप चाहें तो कहीं नोट भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से सीधे आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना। तो आज का जो क्विज का प्रश्न है, देखिए 2 प्रश्न मैं पूछूंगा और दोनों प्रश्नों के जवाब आप वीडियो में कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, और वहां कमेंट बॉक्स में देने के बाद आप वीडियो को आगे कंटिन्यू देखिएगा। ठीक है, तो जो पहला प्रश्न है आज के क्विज का, पहला प्रश्न देखते हैं आज का क्या है। तो आज का जो पहला प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन, ठीक है, सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है। कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है।
एक नोडल संस्था है। इस प्रश्न को मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है, और यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। इसका जवाब आपको देना है। आपके जवाब की आसानी के लिए आपको ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन ए है योजना आयोग। योजना आयोग, देखिए इसका कलर चेंज कर देते हैं, थोड़ा आसानी होगी। तो ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन ए है योजना आयोग, ठीक है। ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी है विनिवेश आयोग, विनिवेश आयोग, ठीक है। ऑप्शन सी है नीति आयोग, और ऑप्शन डी है वित्त आयोग। आपको बताना है कि इनमें से भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था कौन सी है, ठीक है। एक प्रश्न ये हो गया। एक प्रश्न और आपसे पूछते हैं, ठीक है। आज का जो दूसरा प्रश्न है उसकी चर्चा करते हैं। दूसरा प्रश्न है 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। ये कई बार पूछा गया है। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम, 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था, क्योंकि हमारे सिलेबस में है ना गरीबी बेरोजगारी, इसलिए ये प्रश्न बहुत रिलेवेंट है। तो 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। तो कब प्रारंभ किया गया था इसके बारे में आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है, देखिए ऑप्शन ए है 1969 में, 1969 में। ऑप्शन बी है 1977 में, 1977 में। ऑप्शन सी है 1975 में, और ऑप्शन डी है 1980 में, ठीक है। तो आपको बताना है कि 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम कब प्रारंभ किया गया था। इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। तो पिछली वीडियो में जिन्होंने प्रश्नों के जवाब दिए उनका बहुत बहुत आभार, और वो लगातार ऐसे ही मेहनत करते रहें। और इस वीडियो के प्रश्नों का जवाब हम भी उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। आप चाहें तो इन प्रश्नों को अलग से नोट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब चलिए आज का दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। आज का जो हमारा दूसरा प्रश्न है वह है भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत या पायनियर इन्हें कहते हैं, किसको कहा जाता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है डॉक्टर मनमोहन सिंह को, ऑप्शन बी है पीवी नरसिम्हा राव को, ऑप्शन सी है डॉक्टर बिमल जालान को, और ऑप्शन डी है पी चिदम्बरम को। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, जल्दी से आप इसके आंसर बताइए। अब देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को, ठीक है ना। डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है, ठीक है ना। अब देखिए क्यों कहा जाता है, इनकी चर्चा कर लेते हैं। एक चीज और इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर मनमोहन सिंह का हाल ही में अभी दिसंबर 2024 में, कब, दिसंबर 2024 में इनका निधन हो गया है, ठीक है ना। इसलिए ये प्रश्न बहुत रिलेवेंट है आपकी परीक्षा के लिए कि इनके संबंध में जरूर पूछा जाएगा। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है, और इनका हाल ही में दिसंबर 2024 में 92 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखिए 1991 में, वर्ष 1991 में नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, ठीक है। कौन, पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव या नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव क्या थे, प्रधानमंत्री थे, ठीक है, 1991 में। और उसी समय डॉक्टर मनमोहन सिंह को क्या नियुक्त किया गया था, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे, ठीक है। मौसम की वजह से थोड़ा गले में खराश है, इसलिए थोड़ा एडजस्ट करिएगा। देखिए 1991 में पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, और उस समय वित्त मंत्री कौन थे, उस समय वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है ना, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इन्हीं के नेतृत्व में जो है भारत में आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि एलपीजी नीति, ठीक है, एलपीजी नीति, ठीक है ना। तो एलपीजी नीति को क्या कहते हैं, एलपीजी जो नीति है वही डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा लाई गई थी। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि एलपीजी नीति को किसने लागू किया था, ठीक है। अब देखिए एलपीजी का फुल फॉर्म है, यल का फुल फॉर्म क्या है, लिबरलाइजेशन है, ठीक है ना, लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ठीक है, ये है एल का फुल फॉर्म। उसके बाद आता है पी का फुल फॉर्म क्या है, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। और उसके बाद आता है जी का मतलब क्या है, जी का मतलब है ग्लोबलाइजेशन, ठीक है,
ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो एलपीजी का मतलब क्या हो गया? लिबरलाइजेशन, पी का मतलब प्राइवेटाइजेशन और जी का मतलब ग्लोबलाइजेशन होता है। इसी को कहते हैं उदारीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, निजीकरण एवं एवं वैश्वीकरण, ठीक है। उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण, ठीक है। यही प्रश्न पूछा जाता है कि उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति किसने लागू की? तो देखिए, अगर यह पूछा जाए कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत में उस समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, और उस समय के वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और डॉक्टर मनमोहन सिंह को ही इसका मतलब वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को इसकी क्रेडिट दी जाती है कि एलपीजी की जो नीति है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में ही आगे बढ़ी थी, ठीक है। तो प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मिलकर के एलपीजी नीति चालू की थी, ठीक है ना। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के जो उदारीकरण का अग्रदूत है वह डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है क्योंकि वही वित्त मंत्री थे उस समय, ठीक है ना। अब देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कुछ बहुत अच्छे काम किए हैं, हालांकि इस समय वह हमारे बीच में नहीं है। देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम, इसके बारे में किसी दिन मैं बताऊंगा। सूचना का अधिकार अधिनियम एक बहुत बड़ा आम जनता को दिया गया एक बहुत बड़ा अधिकार है सरकार के द्वारा, ठीक है ना। और यह 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में ही आया था। और एक है मनरेगा, दुनिया का सबसे बड़ा रोजगार देने वाला जो कार्यक्रम है वह है मनरेगा, यह भी डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में ही आया था। ये जो योजनाएं हैं ना, इसके लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह हमेशा अमर रहेंगे, ठीक है। और ये बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। आगामी जितनी परीक्षाएं होने वाली हैं एक वर्ष में, उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह से संबंधित कई प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें सूचना का अधिकार अधिनियम और मनरेगा जैसी योजनाओं के बारे में, और हाँ, शिक्षा का अधिकार अधिनियम भी इन्हीं के समय में आया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 इनके समय में आया था, और 1 अप्रैल 2010 से इसे लागू किया। अब आइए आज का तीसरा प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? आपको बताना है कि किस वर्ष में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन ए है वर्ष 2008 में, ऑप्शन बी है वर्ष 2009 में, ऑप्शन सी है वर्ष 2010 ईस्वी में, और ऑप्शन डी है वर्ष 2011 ईस्वी में। तो आपको बताना है कि किस वर्ष में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था। तो देखिए, वर्ष 2008 में, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। वर्ष 2008 में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा, राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया था? वर्ष 2008 में किया गया था। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार लोक सेवा आयोग द्वारा पूछा गया था, ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आज का चौथा प्रश्न है, भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम किस वर्ष में आरंभ किया गया? देखिए, जो इकोनॉमिक्स के प्रश्न है उसमें योजनाएं इस समय लोक सेवा आयोग बहुत पूछता है, ठीक है ना। सभी आयोगों में लगभग योजनाओं पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि जो योजनाएं हैं उनके संबंध में प्रश्न बनाते हैं, तो इसलिए सारे जो प्रश्न ऐसे हैं उन्हें याद रखना चाहिए, ठीक है। तो अब भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम किस वर्ष में आरंभ किया गया था? अब देखिए, इसमें दो प्रश्न हैं। एक प्रश्न यह पूछा जाता है कि भारत में रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम को किसने शुरू किया, किस मंत्रालय ने, किस विभाग ने शुरू किया है? तो यह भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग ने जो है रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो इस बात को याद रखिएगा कि भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम है रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम, ठीक है। अब यह किस वर्ष से शुरू किया गया है? ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन ए है वर्ष 2008-9 में, ऑप्शन बी है वर्ष 2009-10 में, ऑप्शन सी है वर्ष 2010-11 में, और ऑप्शन डी है वर्ष 2011-12 में। तो आपको बताना है कि रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो देखिए, वर्ष 2011-12 में रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत, इसका क्या है, यह जो है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ठीक है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत एक उप योजना है, ठीक है ना, एक उप योजना है। कौन सा? रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत एक उप योजना है, इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अगर आपसे यही पूछे कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत कब की गई थी, क्योंकि यह तो रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम जो है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत एक उप योजना है। तो देखिए, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत हुई थी वर्ष 2007-8 में। कब हुई थी?
वर्ष 2007-8 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब यह जो रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम है, यह राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का एक उप योजना है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, और राष्ट्रीय रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है, इसका मुख्य उद्देश्य भी जान लीजिए। मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या है? यह किसानों के जीवन स्तर में सुधार लाना। क्या है? किसानों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। किसमें? जीवन स्तर में। ठीक है, किसानों के जीवन स्तर में सुधार लाना। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, जो रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है यह किसानों के जीवन में सुधार लाना है, और इसकी शुरुआत वर्ष 2011-12 में की गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा इसे, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, आज का 5वां प्रश्न है, निष्पादन बजट की अवधारणा ली गई है। आपको बताना है कि निष्पादन बजट की अवधारणा कहां से ली गई है। तो ऑप्शन ए है जर्मनी से, ऑप्शन बी है फ्रांस से, ऑप्शन सी है यूके से, और ऑप्शन डी है संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो आप बताइए कि निष्पादन बजट की योजना कहां से ली, अवधारणा कहां से ली गई है। सबसे पहले देख लेते हैं कि निष्पादन बजट, इसका मतलब क्या है? निष्पादन का मतलब होता है, इसे क्या कहते हैं, दूसरे शब्दों में देख लेते हैं। निष्पादन बजट को क्या कहते हैं? परफॉर्मेंस बजट, या इसे क्या कहते हैं? परफॉर्मेंस बजट। ठीक है, परफॉर्मेंस बजट, एक मिनट, परफॉर्मेंस बजट। ठीक है, या इसे प्रदर्शन बजट भी कहते हैं। ठीक है ना, प्रदर्शन बजट भी कहते हैं। ठीक है, तो जो निष्पादन बजट की जो अवधारणा है, देखिए निष्पादन बजट में क्या होता है, इसमें लागत और लाभ का विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, निष्पादन बजट में क्या होता है? लागत व लाभ, ठीक है, दोनों का विश्लेषण किया जाता है और उसे निरूपित किया जाता है। ठीक है, दर्शाया जाता है। इसका लागत व लाभ का क्या किया जाता है? विश्लेषण किया जाता है। किसमें? निष्पादन बजट में लागत व लाभ का विश्लेषण किया जाता है और उसे निरूपित किया जाता है। तो इस बात को याद रखिएगा। अब निष्पादन बजट की जो अवधारणा है वो कहां से ली गई है, प्रश्न यह हमारा। देखिए 1949 में एक आयोग गठित होता है जिसका नाम था हुपर आयोग। हुपर आयोग, हुपर आयोग, इसका गठन कब होता है? इसका गठन होता है 1949 में। ठीक है ना, 1949 में हुपर आयोग का गठन होता है, और इसी में निष्पादन बजट की अवधारणा आती है। और सबसे पहले इसका जो प्रयोग होता है निष्पादन बजट की, वह यूएसए में कृषि क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। किसमें? यूएसए में कृषि क्षेत्र में निष्पादन बजट का उपयोग किया जाता है। तो इस बात को याद रखिएगा। हुपर आयोग, इसका गठन 1949 में हुआ। इसी की संस्तुति में यूएसए में कृषि क्षेत्र में निष्पादन बजट को सबसे पहले लागू किया गया, प्रयोग किया गया इसका। तो देखिए कहां हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो निष्पादन बजट की अवधारणा कहां से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, अब आ जाइए आज के छठे प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक दशक भारतीय नियोजन के इतिहास में रोजगार विहीन वृद्धि का दशक कहलाने योग्य है। आपको बताना है कि कौन सा एक दशक था जो भारतीय नियोजन के, मतलब प्लानिंग जिसे कहते हैं, या आप इसे कह सकते हैं कि जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनके संबंध में। तो भारतीय नियोजन के इतिहास में रोजगार विहीन वृद्धि, मतलब वृद्धि तो ही लेकिन रोजगार का जो वो हुआ, सृजन नहीं हो पाया। तो रोजगार विहीन वृद्धि का दशक कौन सा दशक कहलाता है? तो ऑप्शन ए है 1971 से 1980, ऑप्शन बी है 1991 से 2000, ऑप्शन सी है 2001 से 2010, और ऑप्शन डी है 2005 से 2015। तो आपको बताना है कि कौन सा एक दशक था जो भारतीय नियोजन के इतिहास में रोजगार विहीन वृद्धि का दशक कहलाने की योग्य है। ठीक है, तो जल्दी से अपने आंसर बताएं। अब देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना और 9वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 8वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना व 9वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 8वीं व 9वीं पंचवर्षीय योजनाओं का जो कार्यकाल था, 9वीं पंचवर्षीय योजना, देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो क्या था? 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1992 से 1997। कब था? 1992 से लेकर के 1997 था, और 1997 से फिर 9वीं पंचवर्षीय योजना चालू हो जाती है। ठीक है, 1997 से 9वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होती है और 2002 तक चलती है। ठीक है ना, तो ये जो कार्यकाल था 8वीं और 9वीं पंचवर्षीय योजना का, वह जो कार्यकाल था वह जो है रोजगार विहीन वृद्धि का दशक था। इस दौरान आर्थिक वृद्धि तो हुई, क्या हुआ? इस दौरान आर्थिक वृद्धि तो हुई, ठीक है, आर्थिक वृद्धि हुई, लेकिन रोजगार सृजन नहीं हो पाया। ठीक है ना, रोजगार सृजन नहीं हो पाया, रोजगार सृजन नहीं हो पाया, जितना अनुमान लगाया गया था उतना नहीं हो पाया। तो ये जो दशक था
1991 से 2000 के बीच का जो दशक था इसे रोजगार विहीन वृद्धि का दशक कहते हैं, ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा। यह प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय नियोजन के इतिहास में रोजगार विहीन वृद्धि का दशक कौन सा था, तो 1991 से लेकर के 2000 के बीच, ठीक है ना, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, आज का 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में सहयोग निधियों का नियमन करती है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी संस्था है जो भारत में सहयोग निधियों का नियमन करती है। तो ऑप्शन ए है सेबी, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन सी है भारतीय रिजर्व बैंक और ऑप्शन डी है भारतीय बैंक संघ। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में सहयोग निधियों का नियमन करती है। तो जल्दी से अपने आंसर दें। अब देखिए, सहयोग निधियों से क्या मतलब है। सहयोग निधियों को आप आसान शब्दों में समझिए, इसे क्या कहते हैं, म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। तो सहयोग निधियों का मतलब क्या है, म्यूचुअल फंड्स। अब देखिए प्रश्न क्या है, कौन सी संस्था भारत में सहयोग निधियों का नियमन करती है, यानी म्यूचुअल फंड्स का नियमन करती है। तो वह संस्था है सेबी, ठीक है। सेबी को कैसे लिखते हैं, सेबी को लिखते हैं SEBI, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटीज, फुल फॉर्म देख लेते हैं क्योंकि फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, पूछा जाता है, ठीक है ना। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यह सेबी का फुल फॉर्म है। और सेबी जो है भारत में सहयोग निधियों यानी म्यूचुअल फंड्स का नियमन करती है, ठीक है ना। अब देखिए सेबी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। सेबी को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका जो हिंदी होगा वो क्या होगा, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, ठीक है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के नाम से भी सेबी को जानते हैं। देखिए सेबी की स्थापना, बहुत पूछा जाता है यह प्रश्न, सेबी की स्थापना कब हुई थी। तो सेबी की स्थापना हुई थी 1988 में, 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना हुई थी। यह बहुत महत्वपूर्ण तिथि है, याद रखिएगा। मिलान करने को पूछा जाता है, क्रम लगाने को पूछा जाता है कई संस्थाओं के साथ। तो सेबी की जो स्थापना हुई थी वह 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। लेकिन एक इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न यह पूछा जाता है कि सेबी को सांविधिक दर्जा कब दिया गया। क्या है, सेबी को, देखिए सेबी को सांविधिक दर्जा कब दिया गया, यह प्रश्न अलग से पूछा जाता है। तो इसे भी याद रखना चाहिए कि सेबी को सांविधिक दर्जा दिया गया 4 अप्रैल 1992 को एक अध्यादेश पारित होता है, ठीक है। और उसके द्वारा जो है इसे 4 अप्रैल 1992 को इसे सांविधिक दर्जा दिया गया। तो सेबी की अगर स्थापना से संबंधित प्रश्न पूछेगा तो सेबी की स्थापना हुई थी वर्ष 1988 में 12 अप्रैल को, और सेबी को जब सांविधिक दर्जा दिया गया तो कब दिया गया, 4 अप्रैल 1992 को दिया गया। ये दोनों तिथियां आप अलग अलग याद रखेंगे, ठीक है ना। अब आ जाते हैं सेबी का मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए सेबी का जो मुख्यालय है, सेबी का मुख्यालय कहाँ है, तो सेबी का जो मुख्यालय है वह है मुंबई में, ठीक है ना। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है, लेकिन इसके कुछ क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कौन से क्षेत्रीय कार्यालय हैं, तो इसके क्षेत्रीय कार्यालय की चर्चा करते हैं। क्षेत्रीय कार्यालय कौन कौन से हैं सेबी के, सेबी के क्षेत्रीय कार्यालय हैं कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई। कहाँ है, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं, ठीक है ना। कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई सेबी के क्षेत्रीय कार्यालय हैं, ठीक है। इतना बहुत है सेबी के बारे में। तो भारत में कौन सी संस्था सहयोग निधियों यानी म्यूचुअल फंड्स का नियमन करती है, तो वह करती है सेबी। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसे भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी, लेकिन सेबी को सांविधिक दर्जा दिया गया 4 अप्रैल 1992 को। इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसके क्षेत्रीय कार्यालय है कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई में स्थित है, ठीक है। अब सेबी क्या करता है, सेबी शेयर बाजार में चलने वाले सभी कारोबार को नियंत्रित एवं विनियमित करती है। तो इस बात को याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए सही है, म्यूचुअल फंड्स का नियमन या सहयोग निधियों का नियमन कौन करता है, सेबी करता है, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, मानव निर्धनता सूचकांक किस वर्ष की मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था। तो सबसे पहले मानव निर्धनता सूचकांक किस वर्ष की मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था, आपको यह बताना है। ऑप्शन ए है 1994, ऑप्शन बी है 1995, ऑप्शन सी है 1996 और ऑप्शन डी है 1997। तो आपको बताना है कि मानव निर्धनता सूचकांक किस वर्ष की मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था, ठीक है ना।
तो देखिए मानव निर्धनता सूचकांक किस वर्ष की मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था, तो वर्ष 1997 में, ठीक है ना, तो डी ऑप्शन सही है। वर्ष 1997 की जो मानव विकास रिपोर्ट आई थी वहां मानव निर्धनता सूचकांक तब से मानव विकास रिपोर्ट में शामिल किया गया। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट एक प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट जारी कौन करता है, ठीक है ना, एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है, यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना, मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है, यह इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है, तो यह जारी करता है यूएनडीपी, याद रखिएगा यूएनडीपी, ठीक है, एचडीआई यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करता है। अब देखिए यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है, यह भी जान लीजिए, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं यूएनडीपी को, ठीक है। तो एचडीआई रिपोर्ट कौन जारी करता है, वह यूएनडीपी जारी करता है। और यूएनडीपी की जो वर्ष 1997 की रिपोर्ट आई थी मानव विकास रिपोर्ट, उसी में जो है सबसे पहले मानव निर्धनता सूचकांक को जारी किया गया, जिसे कहते हैं एचपीआई, क्या कहते हैं, एचपीआई, या इसे कहते हैं, देखिए एचपीआई कहते हैं, एचपीआई या ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, क्या कहते हैं, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स कहते हैं, ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा। मानव निर्धनता सूचकांक यानी एचपीआई की शुरुआत कब होती है, वर्ष 1997 के, जो एचडीआई आता है मानव विकास रिपोर्ट में शामिल किया गया 1997 की, ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा। अब एक प्रश्न और यहां से बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मैं अलग से काहे बताऊंगा आपको, अभी बता देता हूं। एक प्रश्न आता है कि सबसे पहले एचपीआई यानी ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, एचपीआई के स्थान पर एमपीआई यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, क्या कहते हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, देखिए डब्ल्यू नहीं है, वी है, पॉवर्टी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। आपने इसका नाम सुना होगा बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, ठीक है। तो एचपीआई के स्थान पर एमपीआई यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी बहुआयामी निर्धनता सूचकांक कब एचडीआई में शामिल किया गया, ठीक है ना। तो अगला जो प्रश्न आता है, इसमें कई बार यह प्रश्न पूछा है कि मानव विकास सूचकांक में बहुआयामी निर्धनता सूचकांक को सर्वप्रथम कब शामिल किया गया था, ठीक है ना। तो यह जो है 2010 के मानव विकास रिपोर्ट में, 2010 के मानव विकास रिपोर्ट यानी एचडीआई में मानव विकास रिपोर्ट में इसे सबसे पहले शामिल किया गया, कब, वर्ष 2010 में। अब देखिए इसको मैं एक क्रम से बताता हूं। देखिए सबसे पहले मानव निर्धनता सूचकांक किस वर्ष मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था, तो वर्ष 1997 में, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए मानव विकास सूचकांक यानी मानव विकास रिपोर्ट एचडीआई जिसे कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसे कौन जारी करता है, इसे यूएनडीपी जारी करता है, ठीक है। यूएनडीपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसे याद रखिएगा। अब देखिए एचपीआई यानी मानव निर्धनता सूचकांक ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स कहते हैं, एचपीआई जो है 1997 में मानव विकास रिपोर्ट में शामिल किया गया, लेकिन आगे चलकर वर्ष 2010 में एचपीआई के स्थान पर यानी मानव निर्धनता सूचकांक में के स्थान पर अब आ गया बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, या इसे कहते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। और यही आजकल प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि बहुआयामी निर्धनता सूचकांक को सबसे पहले किस वर्ष की मानव विकास रिपोर्ट में शामिल किया गया था, ठीक है। तो इस प्रश्न को एकदम इंपॉर्टेंट मान लीजिए, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में यह सिलेबस में है, गरीबी बेरोजगारी, ठीक है। तो यह गरीबी से संबंधित जो पॉइंट है इसे याद नोट कर लीजिएगा कि मानव विकास रिपोर्ट जो 2010 की आई उसमें सबसे पहले बहुआयामी निर्धनता सूचकांक को शामिल किया गया था, ठीक है। तो इसमें 3 प्रश्न बनते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप इन तीनों प्रश्नों को तैयार कर लिए होंगे। इसे अलग अलग नोट कर लीजिएगा कि सबसे पहले ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स यानी मानव निर्धनता सूचकांक को कब शामिल किया गया मानव विकास रिपोर्ट में, और उसके बाद किस वर्ष की मानव विकास रिपोर्ट में बहुआयामी निर्धनता सूचकांक को शामिल किया गया, तो वर्ष 2010 में, ठीक है। यही प्रश्न बार बार पूछा जाता है, तो इसे याद रखेंगे, ठीक है।
आइए अब नवे प्रश्न पे आते हैं। आज का नवा प्रश्न है, प्रधानमंत्री जन धन योजना निम्नलिखित में से किसके लिए प्रारंभ की गई थी? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किसके लिए की गई थी, आपको बताना है। ऑप्शन ए है गरीब लोगों को अपेक्षाकृत कम ब्याज दर पर आवास ऋण प्रदान करने के लिए, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी है पिछड़े क्षेत्रों में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने के लिए, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी है देश में वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रोत्साहित करने के लिए, यही सी ऑप्शन सही है। जबकि डी है उपांतिक या मार्जिनलाइज्ड समुदायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है। देश में वित्तीय समावेशन या फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रोत्साहित करने के लिए देश में प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है ना, तो इस बात को नोट करिएगा। अब देखिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना जो थी इसकी घोषणा की गई थी 15 अगस्त 2014 को लाल किले से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा की थी। और इसके बाद यह योजना लागू कब हो गई? यह योजना लागू हुई 28 अगस्त 2014 को। ठीक है, 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत हो गई। और इसका जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सेवाएं, बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना था। ठीक है ना, देश भर में सभी परिवारों को, देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। ठीक है, बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। ठीक है, उपलब्ध कराना, क्योंकि आपको पता है कि 2014 तक ही देश के कई करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट नहीं थे, उन्होंने कभी बैंक का मुंह नहीं देखा। तो इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को की गई थी। और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये डेट पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो 28 अगस्त 2014 को किया गया था। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसकी शुरुआत किसने की थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ठीक है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन धन योजना की शुरुआत की थी। ठीक है, नरेंद्र मोदी ने जो है इसकी शुरुआत की थी जन धन योजना की, तो इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। आज का हमारा 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया? आपको बताना है कि इसमें से किस देश ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाया था। ठीक है, ऑप्शन ए है ब्राजील ने, ऑप्शन बी यूएसए ने, ऑप्शन सी भारत ने और ऑप्शन डी चीन ने। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस देश ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाया था। ठीक है, तो जल्दी से अपने आंसर कमेंट करें। देखिए, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, देखिए, विश्व में भारत पहला देश था, सी ऑप्शन सही है। भारत पहला देश था ऐसा जिसने राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया था। किसने? भारत ने राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम। ठीक है, विश्व का पहला ऐसा देश था भारत। हालांकि जितना परिवार नियोजन भारत ने पहले शुरू किया, आबादी में कोई नियंत्रण तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी भारत पहला ऐसा देश था विश्व का जिसने राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाया था, कार्यक्रम शुरू किया था। ठीक है ना, और कब शुरू किया, यह प्रश्न पूछा जाता है कि कब शुरू किया। ठीक है, शुरू किया था, और कब शुरू किया था, तो शुरुआत का जो वर्ष था वह था वर्ष 1952 में। आप सोच सकते हैं कि 1952 में अगर हमने परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू न किया होता तो आज 2025 में क्या हालत होती। अगर परिवार नियोजन के बाद इतने परिवार बढ़ गए हैं तो परिवार नियोजन न होता तो भारत में तो रहना मुश्किल हो जाता। तो मानिए, देखिए, किस देश ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया, तो विश्व में भारत पहला देश है जिसने सबसे पहले राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया था। और कब शुरू किया गया था? वर्ष 1952 में। ठीक है ना, तो इसे याद रखिए। ठीक है, कि वर्ष 1952 में भारत ने सबसे पहले दुनिया में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की थी। ठीक है, चलिए देखिए, अब इसका उद्देश्य भी बता दूं तो ये कंप्लीट हो जाएगा प्रश्न। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अनुरूप जनसंख्या को स्थिर करना। क्या था? जनसंख्या को स्थिर रखने के लिए, जनसंख्या को स्थिर करने के लिए ठीक है, इसका उद्देश्य था। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था जनसंख्या को स्थिर करना। ठीक है ना, और जन्म दरों को कम करना। ठीक है, स्थिर करने के लिए जन्म दरों को कम करना। ठीक है, जन्म दरों को कम करना। बाकी इसके बारे में कुछ बताना नहीं है, आप सब जान रहे हैं। ठीक है ना, तो इसलिए दुनिया में
परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम भारत ने शुरू किया, इस बात को याद रखिएगा, वर्ष 1952 में। आज का 11वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? आपको बताना है कि इनमें से कृषि की कौन सी प्रक्रिया है जो पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। ऑप्शन ए है अधिक उपज वाली किस्म की खेती करना, बिल्कुल नहीं सहायक है क्योंकि इससे अधिक उर्वरक और अधिक पानी की आवश्यकता होती है। दूसरा है ग्लास हाउस में पौधे उगाना, इसमें भी नहीं है, यह भी सही नहीं है। तीसरा है शिफ्टिंग खेती। शिफ्टिंग खेती को किस नाम से जानते हैं? इसे झूम खेती भी कहते हैं, ठीक है। तो झूम खेती से क्या होता है? वन नष्ट हो जाते हैं, तो यह भी सही नहीं है। चौथा है जैविक खेती, बिल्कुल सही है। जैविक खेती जो है, जैविक खेती कृषि करने की प्रक्रिया जो है वह पर्यावरण संरक्षण में सहायक है, ठीक है। इसीलिए सरकार जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। तो जैविक खेती कृषि करने की प्रक्रिया जो है पर्यावरण संरक्षण में सहायक है, तो डी ऑप्शन सही है, ठीक है। आज का 12वां प्रश्न देखते हैं। आज का 12वां प्रश्न है, भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी? आपको बताना है कि भारत पर किसने आमदनी पर कर, इसे क्या कहते हैं? आमदनी पर कर को क्या कहते हैं? इनकम टैक्स कहते हैं, ठीक है। इनकम टैक्स, आमदनी पर कर का मतलब क्या होगा? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स की शुरुआत सर्वप्रथम किसने की थी? तो ऑप्शन ए है सर चार्ल्स वुड ने किया था, ऑप्शन बी है लॉर्ड माइकहेल ने किया था, ऑप्शन सी है जेम्स विल्सन ने किया था और ऑप्शन डी है विलियम जोन्स ने किया था। तो भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी? आपको यह बताना है। जल्दी से अपने आंसर बताइए। देखिए, भारत में सर्वप्रथम आमदनी पर कर की शुरुआत किया था जेम्स विल्सन ने, ठीक है। इस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा कहीं, ठीक है ना। भारत में सबसे पहले आमदनी पर कर यानी इनकम टैक्स की शुरुआत किसने किया था? जेम्स विल्सन ने किया था। और कब किया था? तो यह 24 जुलाई 1860 को, ठीक है ना। 24 जुलाई 1860 को सर जेम्स विल्सन द्वारा इनकम टैक्स की शुरुआत की गई थी, ठीक है ना। और यह उस समय क्या होता था? शाही परिवारों पर लगाया जाता था, जो चुनिंदा अमीर थे या शाही परिवारों पर जिनके पास बहुत पैसे हुआ करते थे उन पर यह टैक्स लगाया जाता था। लेकिन आज के समय में तो आपकी कुछ भी आमदनी है, अगर आप एक दायरा दिया गया है बजट में, आपने उसको पढ़ा होगा, उस दायरे में जैसे ही आप आएंगे तो आप पर इनकम टैक्स लग जाता है, ठीक है। तो भारत में आमदनी पर कर की शुरुआत किसने किया था? जेम्स विल्सन ने किया था। कब किया था? 24 जुलाई 1860 को किया था, ठीक है। तो इस प्रश्न को याद रखिएगा। आज का 13वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको, ठीक है। पहला कथन है भारतवर्ष में फसल बीमा योजना 1985 में प्रारंभ की गई थी। दूसरा कथन है उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की कुल संख्या 9 है, ठीक है। तीसरा कथन है काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 में प्रारंभ किया गया। और चौथा कथन है नीली क्रांति का संबंध सरसों के उत्पादन से है। तो आपको बताना है कौन सा कथन सही है। केवल 1 2 सही है, या 2 3 सही है, या 3 4 सही है, या 1 2 3 सभी सही है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ठीक है। अब देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। सबसे बड़ी बात यह है, भारत में फसल बीमा योजना की शुरुआत जो है वो 1985 में प्रारंभ की गई है। और इसको हमने आपको बहुत डिटेल से बताया था बीमा में, ठीक है ना। एक दिन हमने इसके संबंध में एक प्रश्न भी लिया था कि 1985 में भारत में सबसे पहले फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही है। अब आ जाते हैं दूसरे ऑप्शन पे। उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? इंपॉर्टेंट है, 9 है। और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यूपी स्पेशल में भी यह पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश को कितने शस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो कुल 9 शस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया उत्तर प्रदेश को। तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न था, पॉइंट है, वह है काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1977 में की गई थी। जब हम पंचवर्षीय योजना पढ़ा रहे थे आपको, तो उसमें हमने इस कार्यक्रम का भी उल्लेख किया था। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके जल्दी से उसको देख लीजिए। पंचवर्षीय योजनाओं में हमने ऐसे सभी कार्यक्रमों का जिक्र किया हुआ है। तो काम के बदले अनाज कार्यक्रम जो 1977 में शुरुआत हुआ, ठीक है। तो यह भी सही है। अब देखिए नीली क्रांति का संबंध सरसों के उत्पादन से है, बिल्कुल नहीं है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से है। तो इसे याद रखिएगा, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। तो केवल चौथा ऑप्शन गलत है, बाकी 1 2 और 3 सही है, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही है, 1 2 व 3 सही है, चौथा गलत है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इस प्रश्न को, ठीक है। अगला देखते हैं। आज का 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन ए है अपर्याप्त समृद्धि दर, ऑप्शन बी है जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर, ऑप्शन सी है बेरोजगारी दर और ऑप्शन डी है बढ़ती निवेश दर। अब बताइए इसमें से निर्धनता के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है? अब आप अपने सोच के बताइए कि अपर्याप्त समृद्धि दर निर्धनता के लिए उत्तरदायी है, बिल्कुल, ठीक है ना। अगर समृद्धि नहीं बढ़ेगी, आर्थिक गतिविधियां नहीं बढ़ेंगी तो निर्धनता तो आएगी। तो अपर्याप्त समृद्धि दर निर्धनता के लिए उत्तरदायी है। जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर, जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतना गरीब
गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी बढ़ेगी, ये तो सही है, ठीक है। और बेरोजगारी भी निर्धनता के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। तो बढ़ती निवेश दर, जब इन्वेस्टमेंट होता है तो क्या होता है, आर्थिक विकास होता है, ठीक है, रोजगार पैदा होता है और लोगों को रोजगार मिलता है, जिससे निर्धनता कम होती है, ये कम होने का उपाय है। तो बढ़ती निवेश दर से जो है निर्धनता नहीं बढ़ती है, निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न, कौन निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो बढ़ता निवेश दर जो है निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है। इस प्रश्न को याद रखिएगा, ठीक है। अब आज का 15वां प्रश्न देख लेते हैं। आज का 15वां प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसके बदले मुद्रा निर्गमन करता है। मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसके बदले मुद्रा जारी करता है। ऑप्शन ए है स्वर्ण के बदले, ऑप्शन बी है विदेशी प्रतिभूति के बदले, ऑप्शन सी है सरकार, भारत सरकार की प्रतिभूति के बदले, और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो आपको बताना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसके बदले धन जारी करता है, किसके बदले मुद्राएं जारी करता है, ठीक है, मुद्रा का निर्गमन करता है। तो जल्दी से अपने आंसर बताइए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसके बदले मुद्रा का निर्गमन करता है, ठीक है। अब देखिए, जो मुद्रा का निर्गमन है या मुद्रा को जो जारी करने का कार्य है, यह आरबीआई का एक प्रमुख कार्य है, ठीक है ना। मुद्रा निर्गमन या मुद्रा को जारी करना, मुद्रा निर्गमन आरबीआई का एक प्रमुख कार्य है, आरबीआई का एक प्रमुख कार्य है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, मुद्रा निर्गमन आरबीआई का एक प्रमुख कार्य है, इंपॉर्टेंट है यह पॉइंट, ठीक है। अब देखिए, आरबीआई क्या करता है, किसके बदले मुद्रा जारी करता है, तो देखिए स्वर्ण के बदले मुद्रा जारी करता है। उसके बाद यह जो है विदेशी प्रतिभूतियों के बदले भी मुद्रा जारी करता है, ठीक है, विदेशी प्रतिभूतियों के बदले भी यह मुद्रा जारी करता है, ठीक है। और साथ ही भारत सरकार की प्रतिभूतियां जो है, ठीक है, भारत सरकार की जो प्रतिभूतियां हैं, भारत सरकार की प्रतिभूतियों के बदले भी, प्रतिभूतियों के बदले भी, प्रतिभूतियों के बदले भी आरबीआई मुद्रा जारी करता है, आरबीआई मुद्रा जारी करता है, ठीक है, जारी करता है। तो इस बात को याद रखिएगा, आरबीआई स्वर्ण के बदले, विदेशी प्रतिभूतियों के बदले और भारत सरकार की प्रतिभूतियों के बदले, यानी सभी के बदले आरबीआई मुद्रा जारी करता है, यानी डी ऑप्शन सही है, उपर्युक्त सभी, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन सही है। देखिए, यहाँ प्रतिभूतियों से आशय क्या है, सिक्योरिटीज कहते हैं, ठीक है, प्रतिभूतियों से क्या आशय है, सिक्योरिटीज, ठीक है। प्रतिभूतियों को क्या कहते हैं, सिक्योरिटीज भी कहते हैं, ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलिए आज का 16वां प्रश्न देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है। आज का 16वां प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है बच्चों और गर्भवती महिलाओं का प्रतिरक्षण, ऑप्शन बी है पूरे देश में स्मार्ट सिटी का निर्माण, ऑप्शन सी है भारतीय अंतरिक्ष में पृथ्वी सदृश ग्रहों के लिए भारत की स्वयं की खोज, और ऑप्शन डी है नई शिक्षा नीति। तो आपको बताना है कि भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है। तो जल्दी से अपने आंसर बताएं। तो देखिए, जो मिशन इंद्रधनुष है वह किससे संबंधित है, बच्चों और गर्भवती महिलाओं का प्रतिरक्षण करने से संबंधित। तो ए ऑप्शन सही है, भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, बच्चों और गर्भवती महिलाओं के प्रतिरक्षण से संबंधित है, ठीक है ना। अब देखिए, मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब की गई, ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत, मिशन इंद्रधनुष कब शुरू किया गया, यह देखते हैं कब शुरू किया गया मिशन इंद्रधनुष। तो यह शुरू किया गया 25 दिसंबर 2014 को, ठीक है। मिशन इंद्रधनुष कब शुरू किया गया, 25 दिसंबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई है। और किसके द्वारा शुरू किया गया, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, परिवार कल्याण मंत्रालय, ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई। कब की गई, 25 दिसंबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई, ठीक है ना। अब इसका उद्देश्य था बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण हेतु इसका शुभारंभ किया गया था, ठीक है। तो उद्देश्य क्या था, उद्देश्य क्या था मिशन इंद्रधनुष का, बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं, ठीक है, बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के लिए, ठीक है, महिलाओं के टीकाकरण के लिए, ठीक है, टीकाकरण के लिए मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत होती है वर्ष 2014 में, ठीक है ना। इसकी एक खास बात है, एक तो यह एक राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम है, और दूसरी इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके अंतर्गत कुल 7 टीके लगाए जाते हैं, ठीक है, 7 टीके। अब ये 7, चूंकि आपको पता है कि इंद्रधनुष के जो रंग हैं वो कितने होते हैं, 7 रंग होते हैं, तो 7 टीके उसी आधार पर, इसीलिए इस योजना को इंद्रधनुष नाम दिया गया है। 7 टीके कौन कौन से हैं, इन टीकों को जानना चाहिए आपको, क्योंकि यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन कौन से टीके हैं। तो ये है डिप्थीरिया का टीका है,
ठीक है, डिप्थीरिया का टीका है, काली खांसी का टीका है, डिप्थीरिया का, काली खांसी का टीका है, टिटनेस का टीका है, किसका है, टिटनेस का टीका है, साथ ही टीबी या इसे क्षय रोग कहते हैं, क्षय रोग को टीबी भी कहते हैं, तो इसे भी टीबी का टीका है। ठीक है, पोलियो का टीका है, किसका, पोलियो का, पोलियो का टीका इसी में शामिल है। और पोलियो के साथ साथ इसमें हेपेटाइटिस बी, क्या है, हेपेटाइटिस बी, इसका कोई इलाज नहीं है, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी जो है लाइलाज है। ठीक है, तो हेपेटाइटिस बी का भी इसमें टीका है। और आखिरी क्या है, एवं खसरा का टीका भी इसी में शामिल है। ठीक है ना, तो 7 टीके मिशन इंद्रधनुष के तहत लगाए जाते हैं। इसका उद्देश्य था बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण का। ठीक है ना, और मिशन इंद्रधनुष कब शुरू किया गया था, यह शुरू किया गया था 25 दिसंबर 2014 को। ठीक है, ये 7 टीके कौन है, डिप्थीरिया है, काली खांसी, टिटनेस, क्षय रोग, पोलियो और हेपेटाइटिस बी एवं खसरा। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 टीके हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, ये ऑप्शन सही है इसमें। 17वां प्रश्न देखते हैं, भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में निम्नलिखित में से कौन सा एक मद समूह सम्मिलित नहीं है। आपको बताना है कि जो विदेशी मुद्रा की आरक्षित निधि है भारत की, उसमें से किस एक मद को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है ना, तो विदेशी मुद्रा की आरक्षित निधि जो है उसमें किसे शामिल नहीं किया जाता है, यह आपको बताना है। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन ही है, चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, तो जल्दी से बताइए। तो देखिए, भारत की जो विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि है उसमें किसको शामिल किया जाता है, उसमें शामिल किया जाता है, बी ऑप्शन सही है, विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित स्वर्ण तथा विशेष आहरण अधिकार। ठीक है ना, तो इसे जो है विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में शामिल किया जाता है। ठीक है, अब देखिए जो विदेशी मुद्रा का जो वो है, विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि है, उसमें कौन कौन से शामिल किया जाता है। तो देखिए, भारत की जो विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि है, विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि, ठीक है, भारत की जो विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि है उसमें 4 घटकों को शामिल किया जाता है, मुख्य रूप से 4 घटक शामिल है। ठीक है ना, कौन कौन से हैं, एक है विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, क्या है, एक है विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति है। ठीक है, इसे शामिल किया जाता है। दूसरा क्या है, दूसरा है स्वर्ण, स्वर्ण को भी इसमें शामिल किया जाता है। तीसरा है विशेष आहरण अधिकार, क्या है, विशेष आहरण अधिकार। ठीक है, विशेष आहरण अधिकार या इसे क्या कहते हैं, SDR। ठीक है ना, स्पेशल ड्राइंग राइट कहते हैं, इसके बारे में कभी चर्चा करेंगे। और तथा चौथा क्या है, तथा IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं। IMF में प्रारक्षित स्थिति, जो वहां सिचुएशन होती है भारत के लिए जो धन वहां रिजर्व होता है। ठीक है, प्रारक्षित, IMF में प्रारक्षित स्थिति। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। तो जो भारत का जो विदेशी मुद्रा निधि है उसमें 4 घटक होते हैं, वह है विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों को शामिल किया जाता है, स्वर्ण को शामिल किया जाता है और विशेष आहरण अधिकार या SDR को शामिल किया जाता है तथा IMF में जो प्रारक्षित स्थिति है उसे शामिल किया जाता है। ठीक है ना, तो देखिए जो भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि है उसमें बी ऑप्शन सही है, विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित स्वर्ण तथा विशेष आहरण अधिकार या इसे SDR भी कहते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, आज का 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1 जनवरी 2005 में फाइनेंशियल इंक्लूजन पर बनाई गई समिति का अध्यक्ष था। आपको बताना है कि कौन वित्तीय समावेशन पर बनाई गई जो समिति थी जनवरी 2005 में जिसका निर्माण हुआ था, उसका अध्यक्ष कौन था। तो ऑप्शन ए है सी रंगराजन, ऑप्शन बी है डी सुब्बाराव, ऑप्शन सी है MS अहलूवालिया और ऑप्शन डी है कमलनाथ। तो आपको बताना है कि जनवरी 2005 में जो फाइनेंशियल इंक्लूजन पर कमेटी का गठन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे। तो जल्दी से अपने आंसर दें। देखिए ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, ठीक है ना, फाइनेंशियल इंक्लूजन पे जो जनवरी में कमेटी बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए एक अध्यक्ष थे सी रंगराजन। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। जनवरी 2005 में जो वित्तीय समावेशन पे कमेटी बनी थी उसके अध्यक्ष सी रंगराजन थे। ठीक है ना, और इस कमेटी का जो गठन हुआ था वो मुख्य रूप से 26 जून 2006 को हुआ था। ठीक है ना, कब हुआ था, 26 जून 2006 को इसका गठन हुआ था। और इसने अपनी रिपोर्ट कब दी, इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब दी, तो इस कमेटी ने 4 जनवरी 2008 को इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी। ठीक है ना, 4 जनवरी 2008 को अपनी रिपोर्ट दी थी इस कमेटी ने। आपको पता है कि सी रंगराजन क्या थे, या RBI के गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है, RBI के गवर्नर रह चुके हैं।
ठीक है। अब आप हमें सर्च करके बताइए कि सी रंगराजन किस नंबर के आरबीआई के गवर्नर थे, इनका क्रमांक चौथा था, जरूर बताइएगा, ठीक है ना। इनका कार्यकाल बताइएगा या किस नंबर पे आरबीआई के गवर्नर थे यह बताइएगा, ठीक है। तो सी रंगराजन आरबीआई के गवर्नर भी थे और इन्हीं के अध्यक्षता में 26 जून 2006 को एक फाइनेंशियल इंक्लूजन पे कमेटी बनी थी, जिसने 4 जनवरी 2008 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। आते हैं 19वें प्रश्न पे। आज का 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने के लिए था। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कार्यक्रम था जो भारत में गरीबी दूर करने के लिए बनाया गया था। ऑप्शन ए है आईआरडीपी, ऑप्शन बी है ट्राइसेम, ऑप्शन सी है एनआरईपी और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो जल्दी से बताइए कि इनमें से कौन सा कार्यक्रम है जो भारत में गरीबी दूर करने के लिए बनाया गया था, ठीक है ना। तो देखिए इसमें कौन सा कार्यक्रम है, तो ये कार्यक्रम उपर्युक्त सभी कार्यक्रमों का निर्माण भारत में गरीबी दूर करने के लिए किया गया था। अब देखिए आईआरडीपी क्या है, आईआरडीपी का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, आईआरडीपी का फुल फॉर्म है, देखिए ये प्रश्न पूछा जाता है कि किनका कार्यक्रम जो है ग्रामीण गरीबी दूर करने से था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। यह है इंटीग्रेटेड आईआरडीपी का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम ये कब चलाया गया, इसकी तिथि जरूर याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 1980 को, ठीक है। अब अगला देखते हैं, ये आईआरडीपी हो गया। अब दूसरा है ट्राइसेम, ठीक है। ट्राइसेम का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, देखिए ट्राइसेम का फुल फॉर्म है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ, ठीक है, फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ट्राइसेम का फुल फॉर्म है। और ट्राइसेम कब आया था, तो यह आया था 15 अगस्त। ट्राइसेम कब शुरू किया गया था, 15 अगस्त 1979 को, ठीक है, यह तिथि भी याद रखिएगा। फिर आ जाता है एनआरईपी, क्या था, एनआरईपी, ठीक है, इसके बारे में पूछा है। एनआरईपी क्या है, एनआरईपी है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, क्या है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ये एनआरईपी का फुल फॉर्म है। और यह कब प्रारंभ किया गया था, तो यह भी जो प्रारंभ इसका जो वर्ष है वह है अक्टूबर 1980। कब है, अक्टूबर 1980 को इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो ये तीनों प्रोग्राम आपने देखे। अब देखिए ये सभी कार्यक्रम जो हुए थे ये ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने के लिए शुरू किए गए थे, ठीक है। सारे कार्यक्रमों को आप देख लीजिए, इन सभी कार्यक्रमों का निर्माण ग्रामीण भारत में गरीबी को दूर करने के लिए किया गया था, ठीक है। तो एक चीज और है, कभी कभी इन कार्यक्रमों का जो शुरू करने का वर्ष है उसके बारे में पूछ लेता है, तो इसे याद रखिएगा। आईआरडीपी की शुरुआत 1980 में की गई थी। ट्राइसेम बहुत पूछा जाता है, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट 15 अगस्त 1979 को शुरू हुआ था, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। और अगला है एनआरईपी, अक्टूबर 1980 में शुरू किया गया था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। तो जितने हैं सब एम्प्लॉयमेंट के से संबंधित है, तो यही सारे प्रोग्राम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने के लिए चलाए गए थे। तो डी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं आज के 20वें और आखिरी प्रश्न पे। दीर्घकालीन कृषि ऋण किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन ए है प्राथमिक सहकारी सोसाइटी द्वारा, ऑप्शन बी है जिला सहकारी बैंक द्वारा, ऑप्शन सी है भूमि विकास बैंक द्वारा और ऑप्शन डी है राज्य सहकारी बैंक द्वारा। तो आपको बताना है कि इनमें से दीर्घकालीन कृषि ऋण किसके द्वारा दिया जाता है। तो जल्दी से अपने आंसर बताइए कि किसके द्वारा दीर्घकालीन कृषि ऋण दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए दीर्घकालीन कृषि ऋण दिया जाता है भूमि विकास बैंक द्वारा, ठीक है ना। भूमि विकास बैंक द्वारा दीर्घकालीन कृषि ऋण दिया जाता है और इसे भूमि बंधक बैंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे भूमि बंधक बैंक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, भूमि बंधक बैंक भी कहते हैं। तो दीर्घकालीन कृषि ऋण किसके द्वारा दिया जाता है, भूमि विकास बैंक द्वारा दिया जाता है, इसे भूमि बंधक बैंक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा। देखिए जो भूमि विकास बैंक होता है इसकी खास बात ये होती है कि यह 10 से
20 वर्षों के लिए, 10 से 20 वर्षों के लिए जो है यह कृषि ऋण देता है, 10 से 20 वर्षों के लिए, यानी दीर्घकालीन कृषि ऋण देता है भूमि विकास बैंक, ठीक है ना। और यह जो ऋण देता है वो किसके आधार पर, किसानों को उनकी भूमि के आधार पर, किसानों को उनकी भूमि के आधार पर, किसानों को उनकी भूमि के आधार पर भूमि विकास बैंक ऋण प्रदान करता है, इसीलिए इसे भूमि बंधक बैंक भी कहते हैं, ठीक है। और यह इसमें जो प्राथमिकता होती है वह छोटे व मध्यम किसानों को यह प्राथमिकता देता है, छोटे व मध्यम किसानों को प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है। यह भी याद रखिएगा, छोटे व मध्यम किसानों को प्राथमिकता प्रदान की जाती है। तो दीर्घकालीन कृषि ऋण जो दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाता है, भूमि विकास बैंक द्वारा। सी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 20 प्रश्न। ये प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। इन तथ्यों की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आपको इन तथ्यों की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हाँ, जो अवसर मिला है उसका लाभ जरूर उठाइए, मेहनत से पढ़िए, और हर परीक्षा आखिरी परीक्षा है, मेहनत से करके इसी परीक्षा को अंतिम बनाइए और सफलता प्राप्त करिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।